वालेकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। नाज़रीन, बाबर आजम के सिडनी सिक्सर से मुआहदे ने नई बहस छेड़ दी है और लेकिन माइकल वॉन की अगर बात की जाए तो वो इन्हें T20 का खिलाड़ी मानने को तैयार नहीं है। इसके साथ साथ कौमी हॉकी टीम के प्लेयर्स के डेली अलाउंस ने नया रुख इख्तियार कर लिया है और इस वक्त इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट जो है वो जारी, आज आखिरी रोज़ है। अब इस हवाले से बात करेंगे और दीगर मौज़ूआत को शामिल गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिद साहब भी। तमाम पैनलिस्ट को वेलकम कहूँगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले यूसुफ, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। स्किल्स कैंप जो है वो जारी है लाहौर में, दूसरा मरहला है और नौजवान खिलाड़ी इसमें शरीक है। इसके साथ साथ आज अली रज़ा की भी अगर बात की जाए तो उन्होंने गुफ्तगू भी की है उनके बारे में, उनकी स्पेशली आईसेट के बारे में पहले बात की गई थी और आज उन्होंने खुद भी गुफ्तगू की गई है। तो आप इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे? देखिए विज़ा, LCC ग्राउंड और नेशनल क्रिकेट अकेडमी में ये दूसरा जो मरहला शुरू हुआ है ये PCB स्किल्स कैंप का, जिसमें 15 खिलाड़ी शरीक, इसमें ज़्यादातर यंगस्टर को शामिल किया गया है। और उसके हवाले से अली रज़ा से भी आज हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि मेरी जो नज़र के हवाले से मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी वो बिल्कुल ठीक नहीं थी और मैं हैरान हूँ किस किस्म की बातें मेरे हवाले से क्यों की जा रही हैं। उन्होंने बिल्कुल डिनाई किया कि मुझे कोई नज़र का इशू है। तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल मुकम्मल फिट हूँ और हर तरह के जो फिटनेस के हवाले से मेरे टेस्ट भी हुए हैं, तो इस सीज़न की मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उन्होंने अपने थोड़े बताया कि कितना फ़ायदा हो, क्योंकि आपको याद है कि PSL में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और उसकी वजह से उनको ये PCB स्किल कैंप का हिस्सा बनाया गया है। यकीनी तौर पर यह किसी भी नौजवान के लिए एक बड़ा एजाज़ होता है कि जब इतने सारे जो दिग्गर खिलाड़ी हैं, मारूफ खिलाड़ी हैं, जिसमें फ़खर जमान भी शामिल हैं, हैदर अली भी इस कैंप का हिस्सा है और जो PCB के अच्छे कोचेज़ हैं उनके साथ उनको ट्रेनिंग करने का मौका मिला है। उनका ये कहना था कि PSL ने मुझे पहचान दी, अब मेरा ख्वाब है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करूं, अपनी स्किल जो है उसको मज़ीद बेहतर करके पाकिस्तान के लिए, टीम के लिए खेलूं। उन्होंने ये भी कहा कि शोएब अख्तर, मोहम्मद आसफ, ये सारे खिलाड़ी हमारे स्टार्स हैं, लेकिन मैं अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ। मुझे 150 से गेंद करवाने का कोई शौक़ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि लाइन और लेंथ के पर गेंद करूँ जिससे मुझे विकटें हासिल मिलें और पाकिस्तान की कामयाबी में किरदार अदा करूँ। यही मेरा ख्वाब और इसी ख्वाब को लेकर मैं PCB स्किल कैंप का हिस्सा हूँ। मुझे यकीन है कि ये जो 8 दिन का कैंप होगा ये मेरे लिए जो सलाहियतें हैं, मेरी जो इसमें यॉर्कर है, लेंथ बॉल है, उसको बेहतर करने में मदद मिलेगा, जिससे मुझे आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर फ़ायदा होगा। 28 जून को ये दूसरा जो कैंप मरला है ये ख़त्म, उसके बाद दोबारा अगले रोज़ से दोबारा आखिरी मरला शुरू होगा, जिसमें 13 मज़ीद खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। मकसद ये था कि जो ऑफ डेज़ में हमारे पास जितना भी टाइम है, कोचेज़ उनके साथ काम करें। माजी में ऐसा नहीं होता और पहली दफ़ा ये बड़ी मुद्दत के बाद ये देखने को मिला है कि बेहतर किया जा रहा है। बिल्कुल मौका भी मिलेगा। सलीम साहब, अब ये दूसरा मरहला है जैसा कि यूसुफ भी बता रहे थे और इसमें नौजवान खिलाड़ियों को मौका भी दिया गया है। यकीनन प्लेयर्स के लिए भी अच्छा एक मौका है, इंटरेक्शन का भी, इसके साथ साथ अपनी जो सलाहियत है उनको निखारने का भी बिल्कुल अच्छा मौका है। और जैसे कल फील्डिंग पे तवज्जो दी गई थी, फिटनेस पे तवज्जो दी गई थी, आज भी गालिबन ऐसे कुछ हुआ होगा। बैटिंग बॉलिंग हर शोबे पे तवज्जो दे रहे हैं, यंग प्लेयर्स हैं, इनको मौका मिल रहा है और साथ में सीनियर्स भी हैं, फखर भी इस कैंप में शरीक हैं। तो सबको इस तरह के कैंप पे मौका मिलता है अपनी सलाहियतें निखारने का, क्योंकि ऑफ सीजन हमारे यहाँ बहुत कम आता है और बहुत रेयर होता है कि इतना बड़ा कोई गैप हो जिसमें कोई क्रिकेट हो ना रही हो। अब ये प्लेयर्स यहाँ आए हैं जिसकी जो खामियां हैं, जिसपे वो बात कर सकते हैं, अपने कोचेस से भी बेहतरी के लिए इकदाम भी कर सकते हैं, जिसका यकीनी तौर पर जब क्रिकेट शुरू होगी हमारी तो उसमें इनको फायदा होगा। फिर कोचेस को भी इन प्लेयर्स जो यंगस्टर्स हैं उनसे जानने का, उनके साथ बात करने का तो मौका मिल रहा होगा यहाँ पे। तो ये कैंप यकीनी तौर पर फायदेमंद साबित होगा। लेकिन साथ में यही है कि जी अगर मैच की बात अलग होती है, कैंप की बात अलग होती है। मैच अगर खेलने को मिलते, कोई ऐसी मुख्तसर सीरीज, वैसे अभी गालिबन ज़्यादातर टीमें बिजी हैं, लेकिन इतना लंबा गैप लाना नहीं चाहिए था। अगर था तो PCB को चाहिए था कि कहीं ना कहीं टीम को एंगेज कर लेता, कोई 2-3 मैचों की सीरीज को रख लेता तो वो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन खैर जो भी कर रहे हैं, अब एटलीस्ट कैंप है तो इससे होपफुली कुछ ना कुछ बेहतरी नजर आएगी। बिल्कुल। जाहिद साहब, आप क्या समझते हैं, खिलाड़ियों के पास ये बड़ा अच्छा मौका है अपनी जो अगर कोई खामियां हैं तो उनको बेहतर बनाने का भी, और इस तरह जो कई नौजवान हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं उनको भी मौका मिलेगा सीनियर्स के साथ जो है वो इंटरेक्शन का? देखिए इससे पहले क्योंकि PSL थी उसमें बहुत से प्लेयर जो ये कैंप में शामिल हैं
वो PSL में बजा तौर पर सामने आए थे। कैंप लगाने का क्योंकि ऑफ सीज़न में था, कोच नए थे, नो डाउट अब तो माइक हैसन यहाँ पे नहीं है, उनका भी इंटरेक्शन था। फिर जो जूनियर प्लेयर हैं जब सीनियर्स के साथ खेलते हैं, यहाँ नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रहते हैं, तो ज़ाहिर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये फ़ायदा उठाया था PCB ने, क्योंकि T20 टीम फिर अनाउंस होनी है, जिसने बांग्लादेश जाना है, वेस्ट इंडीज़ जाना है। तो मेरा ख्याल है जो लड़का टीम में नहीं भी आ सकेगा वो भी कुछ ना कुछ कैंप से हासिल करेगा। ये ठीक है कि इसके बाद जो है जब मैचेस होते हैं, एक डिफरेंट माहौल में मैचेस होते हैं, फिर इंटरनेशनल सतह का जो मैच होता है उसका प्रेशर भी डिफरेंट होता है, लेकिन नौजवानों को आगे लाने के लिए, मौके देने के लिए, कुछ ना कुछ सीखने के लिए बहरहाल कैंप तो ज़रूरी है। मेरा ख्याल एक अच्छा फैसला जो यहाँ पर कैंप लगाया गया। बिल्कुल। मैं यूसुफ आपसे जानना चाहूँगी, हमने कल भी बात की थी पाकिस्तान हॉकी टीम नेशंस कप के फाइनल में पाकिस्तान अगरचे हिम्मत हार गया, अच्छा परफॉर्म भी किया इससे पहले मैचेस में। इसके साथ साथ डेली अलाउंस का भी एक इशू है जो हमारे सुनने में आ रहा है, आप इस हवाले से क्या बताएंगे, क्या मसाइल चल रहे हैं एक्चुअली? देखिए हिफ्ज़ा, महदूद वसाइल में जो कुछ हम उनको खिलाड़ियों को देते हैं उसमें ये परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा बजा तौर पर इसको दाद देनी चाहिए कि खिलाड़ियों सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब हुए। इससे पहले आपको याद होगा कि जब ज़रानशाह टूर्नामेंट हुआ तो उसमें भी पाकिस्तान टीम ने सिल्वर मेडल हासिल किया, जिस पर हुकूमत की तरफ से बहुत ज़्यादा उनको पज़ीराई की गई थी और क्रिकेटर्स ने भी उनको अपना शाबाश दी थी कि आपने कौमी खेल के लिए अच्छा एक परफॉर्मेंस की है। तो अब नेशन कप की जहाँ तक डेली अलाउंस की बात है तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा इशू है, हमेशा से रहा है, क्योंकि डेली अलाउंस और फंड्स हमेशा कौमी खेल के लिए नापैद रहे हैं। अब भी पाकिस्तान क्रिकेट स्पोर्ट्स बोर्ड ने अपने तौर पर कैंप लगाया था इस्लामाबाद में, जिसका सारा खर्चा PSB ने बर्दाश्त किया। फिर जो टिकट्स थे 70 लाख के करीब वो भी PSB ने अदा किए। फिर जो वहाँ पर रिहाइश थी, क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम 9 रोज़ पहले वहाँ पे चली गई थी। नॉर्मल माजी में ऐसा नहीं होता कितने रोज़ पहले जाया जाए, क्योंकि इससे डेली अलाउंस भी बढ़ता है और फिर उससे जो मसाइल भी दूसरे पैदा होते हैं, अखराजात भी बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए हमारी इत्तला के मुताबिक PSB ने $52,000 जो डॉलर थे वो पे किए थे। अब खिलाड़ियों को ये मुतालबा है कि उनको अभी तक डेली अलाउंस नहीं दिया गया जो उनको होना चाहिए था, मिलना चाहिए था बर वक्त। ऐसा माजी में भी होता रहा है कि हमेशा खिलाड़ी मुतालबा करते रहते हैं कि डेली अलाउंस उनको देना चाहिए जो वक्त पर नहीं दिया जाता। इसमें यकीनी तौर पर बजाय तौर पर जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, उनके जो अहदेदार, उनका भी कसूर है कि उनके लिए उनको प्रॉपर एक प्लानिंग करनी चाहिए। उनके पास इतना बजट होना चाहिए कि वो खिलाड़ियों के जो मसाइल है मुआशी तौर पर उनको हल कर सके, क्योंकि जब तक आप उनको मुआशी तौर पर ख़ुद कफील नहीं करेंगे, उनको ज़हनी तस्कीन नहीं मिलेगी मुआशियत के हवाले से, क्योंकि उन्होंने भी अपना घर बार चलाना होता है, अखराजात देने होते हैं, वालिदैन को भी पैसे देने होते हैं। लेकिन हॉकी में चूँकि जॉब्स नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं, हमारे 4-5 लोग ऐसे होंगे हॉकी टीम के जिनके पास मुस्तकिल मुलाजमतें हैं, लेकिन जो यंगस्टर आ रही है इस वक्त टीम में उनके पास बिल्कुल जॉब्स नहीं है। उनका तमाम तर दारोमदार जो कैंप होते हैं और जो मैचेस होते हैं उनके डेली अलाउंस पर ही होता है। तो यकीनी तौर पर एक ऐसा इशू है जिसको फौरी तौर पर एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ PHF हुकाम की ये गलती हमेशा से रही है कि वो सिर्फ जो सरकारी फ़ंड्स है इन पर ही तकिया करते हैं। उनको अपने तौर पर मार्केटिंग करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया के किसी भी जगह पर जितनी भी हॉकी फेडरेशन है वो हुकूमत से ग्रांट नहीं लेती, वो हमेशा अपनी जो मार्केटिंग है उसको शोबे को बेहतर करती हैं, जिससे वो फंड जनरेट करती हैं और फिर अपनी हॉकी को बेहतर करती हैं। हमारे यहाँ शुरू से ये कौमी खेल के साथ एक अलमिया रहा है कि हमेशा वो हुकूमत की तरफ देखते हैं कि उनको फ़ंड्स दिए जाएँ, लेकिन हुकूमत के अपने महदूद वसाइल हैं, वो अपने तौर पर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तक PHF हुकाम खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट कायम नहीं करेंगे, उस वक्त इस तरह के जो इश्यूज़ हैं ये सामने आते रहेंगे। दूसरा, नेशन कप में चूँकि पाकिस्तान की टीम ने एक टीम ने इसमें क्वालिफाई करना था प्रो लीग के लिए, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम कामयाब रही, लेकिन अब इतलात ये है कि न्यूजीलैंड की टीम के पास भी चूँकि फ़ंड्स का इशू है, वहाँ पर चूँकि आबादी भी थोड़ी है और वहाँ पर चूँकि एक शौकिया खेल है हॉकी, वहाँ पर ये नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ इंडिया में और पाकिस्तान में इसको नेशनल स्पोर्ट्स का दर्जा दिया गया है। इसलिए कभी इम्कान ये कि अगले माह जब उनकी मीटिंग होगी तो उसमें बजा तौर पर ये हमें थोड़ी सी खुशखबरी मिलेगी कि न्यूजीलैंड ने विड्रॉ कर लिया और पाकिस्तान की टीम प्रो लीग के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब होगी। अगर पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई करने में कामयाब होती है तो फिर एक बार फंड्स का इशू हो, क्योंकि उसमें 9 टीमें हिस्सा लेती हैं और उसके लिए कम से कम एक टूर के लिए आपको जो प्रो लीग बिल्कुल अगर वो शामिल हो भी जाती है तो यूसुफ यकीनन फिर ये जो अलाउंस का इशू है उसको जो है रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छी बात है, हॉकी टीम के लिए ये अच्छा मौका है। सलीम साहब, आप क्या समझते हैं, अभी जैसे हॉकी नेशंस के अगर फाइनल की बात की जाए, पहले अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जैसा कि कैप्टन की जानिब से भी कहा गया कि हमने कोशिश पूरी की, लेकिन फिर भी वन साइडेड था फाइनल। उसके साथ साथ डेली अलाउंस का मसला, आपको नहीं लगता कि ये इस चीज़ को हल करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये कौमी खेल है और इसके जो हालात हैं वो भी सबके सामने हैं? 100% हल करना चाहिए, क्योंकि देखें होता ये है कि जो हॉकी, मुझे जो लग रहा है हॉकी फेडरेशन वाले खिलाड़ियों के कंधे पे रखकर बंदूक चलाते हैं, क्योंकि हॉकी फेडरेशन वालों को पैसे नहीं मिले
तो वो प्लेयर्स के पैसे रोक लेंगे, तो खबर बनेगी कि भाई प्लेयर्स को डेली अलाउंस नहीं दिया गया। आप समझ नहीं है कि हॉकी फेडरेशन के पास चंद $1000 नहीं होंगे कि वो प्लेयर्स को पैसे नहीं दे सके। जानबूझ के ऐसा करते होंगे कि ये करेंगे, खबरें चलेंगी कि हॉकी प्लेयर्स को पैसे नहीं मिले, फिर होगा, फिर हुकूमत से बोलेंगे कि हमें ग्रांट दो। देखिए, हुकूमती ग्रांट से हॉकी प्लेयर्स तो गरीब के गरीब रहे, हॉकी ऑफिशियल अमीर हो गए। जो पहले भी टूर्स होते थे, अभी भी होते थे, पूरी पूरी फैमिलीज इन लोगों की जाती थी। पैसे किधर जाते थे? जो पहले अगर ऑडिट कराया जाए तो इतने हुकूमत तो इनको करोड़ों रुपए दे चुकी होगी, गए किधर वो पैसे? हॉकी पे तो लगे नहीं। अभी भी ऐसा इतना बुरा हाल नहीं होगा कि इनके पास प्लेयर्स को देने के पैसे नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि इनको ग्रांट चाहिए होगी तो उन्होंने इस तरह किया। लेकिन अब खैर परफॉर्मेंस अच्छी रही है, तो हुकूमत को भी चाहिए कोई ऐसा सिस्टम बनाए जिसके तहत जो प्लेयर्स हैं उनको अदायगी डायरेक्टली हो या किसी और तरीके से हो, कि कोई ऐसा अगर पैसे दे भी रही है तो उसमें से तय करे कि यार ये इतने पैसे जो हैं ये तो प्लेयर्स के मुआवजे के हैं, इतने पैसे उनके डेली अलाउंस के हैं, इतने पैसे उनके टूर्स के हैं, बाकी आप लोग देख लो। तो फिर हमारी हॉकी आगे भी जाएगी और इस तरह प्लेयर और भी लोगों में शौक बढ़ेगा। अभी हॉकी की ज्यादातर नेगेटिव खबरें आ रही होती हैं कि प्लेयर्स को पैसे नहीं मिल रहे, प्लेयर्स को ये हो रहा है। परफॉर्मेंस तो देखें, वक्तन फवक्तन उनकी सामने आती है, अभी भी फाइनल में पहुंचे। बहुत बड़ी बात है कि इस हाल में कि हमारे मुल्क में हॉकी इतनी पीछे चली गई है, अगर अब भी हमारी टीम फाइनल खेल रही, बहुत बड़ी बात है। तो ये देखना पड़ेगा, हुकूमत को कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है हुकूमत का ट्रस्ट खत्म हो चुका है हॉकी फेडरेशन पे, इसीलिए फंड्स के उनके रोक लिए जाते हैं। फिर जिस तरह यूसुफ साहब फरमा रहे थे कि खुद कफील बनना पड़ेगा, लेकिन बदकिस्मती से खुद कफील तो क्रिकेट बोर्ड भी जो है, क्रिकेट बोर्ड के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? क्रिकेट बोर्ड को दे रही है आईसीसी पैसा, आईसीसी पैसा दे रही है बहुत ज्यादा, और एक पीएसएल की एक फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान से ही 1.25 अरब रुपए सालाना मिल जाते हैं। और अपना उनका भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि मार्केटिंग का बहुत बड़ा, वो एक जगह दे देते हैं, वो लोग आगे बेच रहे होते हैं। आईपीएल में आपको नजर आ रहे होते हैं कतर एयरवेज फलाना, यहाँ क्यों नहीं होता? पीएसएल में या पाकिस्तान क्रिकेट में ये सारी एयरलाइन यहाँ से बड़ी बड़ी फ्लाइट जाती हैं, यहाँ क्यों नहीं एमिरेट्स, कतर या दूसरी एयरलाइन जो है सपोर्ट कर स्पॉन्सर कर रही होती है पाकिस्तान क्रिकेट को? आरामको या दूसरी कंपनियां, सऊदीया तो हमारा बहुत बड़ा दोस्त है, हमारी क्रिकेट में क्यों नहीं आती? हालांकि हमारी परफॉर्मेंस तो इतनी बुरी भी नहीं है। तो ये देखना पड़ेगा, इक़दाम करने पड़ेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी, अपने आप को बताना पड़ेगा, दुनिया को बताना पड़ेगा कि हम लोग क्या है, हम लोगों ने क्या किया है, क्या कर सकते हैं। तो हॉकी, क्रिकेट, सब में पैसा आएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी सब लोग भाग रहे हैं, कोई पैसा देने को तैयार नहीं है। ट्रस्ट पहले ट्रस्ट जीते। बिल्कुल, अब जो है वो पैसे आ सकते हैं। जाहिद साहब, आप क्या हल देखते हैं डेली अलाउंस का जो मसला चल रहा है? आपको क्या लगता है इसका कैसे हल निकाला जाएगा? देखिए, थोड़ा सा जिक्र करूंगा नेशंस कप का, जिसमें हमारी हॉकी टीम गई थी और तवक्कुआत से ज़्यादा बेहतर खेल पेश किया। अगर मगर के चक्कर में तो हमेशा हमारी टीमें रहती हैं। जापान अगर एक गोल और उनके खिलाफ हो जाता तो पाकिस्तान नहीं पहुंच सकता था। सेमीफाइनल पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छा खेली, बल्कि उससे हमारी उम्मीदें हाई हो गई कि फ़ाइनल भी बहुत अच्छा खेलेगी। फ़ाइनल में शुरू से ही अटैकिंग खेल का मुजाहरा किया न्यूजीलैंड ने, और उसका नतीजा हमारे सामने है कि पाकिस्तानी टीम प्रेशर से ही नहीं निकल सकी। और मुझे याद आता है 2006 में गालबन कॉमनवेल्थ गेम्स थी, उसका फाइनल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हुआ था, और उस वक्त के इंग्लैंड के जो वज़ीर-ए-आज़म थे टोनी ब्लेयर, वो चीफ गेस्ट थे। जब वो भी वन साइडेड मैच हुआ तो उन्होंने बाद में जो खिताब किया था, अपनी तकरीर की थी, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी टीम को 2 चीज़ें करनी पड़ेगी, एक अटैकिंग हॉकी खेलनी पड़ेगी, एक अपना स्टेमिना बेहतर करना पड़ेगा। तो ये भी नज़र आया कि न्यूजीलैंड ने जो स्टार्ट से प्रेशर डाला, एंड तक फिर न्यूजीलैंड पाकिस्तानी टीम उसे संभल नहीं सकी। जहाँ तक डेली अलाउंस का तल्लक है, क्योंकि आज ही जो न्यूज़ आई हैं 5600 रुपये के चेक मिले हैं चंद खिलाड़ियों को, और बाज़ ये कहा जा रहा है कि ये बहुत कम पैसे हैं, तो वो उनको कन्वेंस अलाउंस दिया गया है। गालबन टीवी के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग है या किसी मकसद के लिए, क्योंकि दूसरे खिलाड़ियों को भी बुलाया गया। वो डेली अलाउंस जिस पे बहस हो रही है वो वाला डेली अलाउंस नहीं है। लेकिन मैं तो हमेशा इस चीज़ का हामी हूँ कि डेली अलाउंस टाइम पे मिलना चाहिए प्लेयर्स को, क्योंकि जाता है तो वो मुतमईन होते हैं, घर वालों को पैसे देने होते हैं, बाहर से को गिफ्ट भी लाने होते हैं। ज़ाहिर है अगर कौमी खेल है उसको हमने ज़िंदा रखना है, तो प्लेयर्स की हौसला अफजाई करनी पड़ेगी और टाइम पे देना पड़ेगा। और फिर वही मौका मैं आज फिर दोहराता हूँ कि इनका ऑडिट होना चाहिए, चीज़ें सामने लानी चाहिए कि जितने पैसे मिलते हैं वो कहाँ जाते हैं। माजी में भी हमने कई दफ़ा सुना कमेटी बनी है, ऑडिट हुआ है, और वो रिपोर्टें जो है फिर वो उनको लॉग में बंद कर दिया जाता है। ये चीज़ें सामने लानी पड़ेंगी और फेयर होकर खेलना पड़ेगा। तो टैलेंट है लड़कों में, ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों में टैलेंट नहीं है। टैलेंट भी है, और चीज़ों को ज़रा सामने लाके बड़ी क्लियरली जो है उनको हल करने की ज़रूरत है। और इस हवाले से कुछ और भी बात है यूसुफ जिस पे क्लैरिफिकेशन लेना चाहेंगे, आप इस हवाले से क्या बताएंगे? कुछ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कुछ खिलाड़ियों को इस्लामाबाद बुलाया, उनको चेक भी दिया गालिबन 5600 का
तो इस हवाले से क्या कुछ कंफ्यूजन है, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, आप क्या बताएंगे? देखिए हिफ्जा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिस तरह रिपोर्ट किया जा रहा है कि कोई कल यहाँ पर कोई इस्लामाबाद में कोई जोहराना दिया जा रहा है जिसमें तमाम टीमों को बुलाया गया, हॉकी टीम को खासतौर पर। ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पर एक टीवी शो की रिकॉर्डिंग हो रही है जिनके पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हुकूमत ये पाकिस्तान ये चाहती है कि जो उसने स्पोर्ट्स के लिए किया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, और इसी के लिए वो एक टीवी शो के लिए रिकॉर्डिंग का वहाँ पर अहतमाम किया कि जिसमें जो अरशद नदीम उनको मदऊ किया गया, वेट लिफ्टर नूर दस्तगीर भट्ट को वहाँ पर बुलाया गया। इसके साथ साथ हॉकी टीम के कप्तान इमाद भट्ट, हनान शाहिद, मुनीबुर रहमान, सुफियान खान को वहाँ पर मदऊ किया गया है। मकसद ये कि हमारा जो अच्छा एक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने उनके लिए किया, अब तक उनको इस सतह पर पहुँचाने में इसमें उसको थोड़ा हाईलाइट किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने ट्रांसपोर्ट के तौर पर जो 5600 रुपये का चेक भिजवाया, जो मैं समझता हूँ कि इसको बहुत कम है, इसको ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि 5600 का तो आजकल आपको पता है कि टोल टैक्स ही वहाँ पर लग जाता है अगर आप गाड़ी पर जाते हैं। तो इतनी तौर पर इसको थोड़ा बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और साथ साथ मुझे जो मेरे ज़रा ने कन्फर्म किया कि अगले हफ्ते पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक तकरीब रख रहा है जिसमें अरशद नदीम को उसके लिए ऑनर की जाएगी, जिसमें क्योंकि आपको याद होगा कि एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप में उसने गोल्ड मेडल जीता था। तो इस तरह जिस दीगर खेलों में जिन खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया, जिसमें नूर दस्तगीर भट्ट ने भी 2 गोल्ड मेडल लिए थे, उनके लिए इनामी रकम जो तकसीम की जाती है प्रोटोकॉल के तहत जो PSB ने बना रखा है, वहाँ पर उसकी तकरीब होगी जिसमें तमाम खिलाड़ियों को मदऊ करके उनकी इज़्ज़त अफजाई की जाएगी। तो डेली राउंड्स और ये जो ट्रांसपोर्ट का इशू था, ये यकीनी तौर पर जो इसको थोड़ा मिस रिपोर्ट किया गया था मीडिया में। सही, ठीक है। ये जो अमाउंट दिया है, यकीनन जैसे कि आपने कहा कि इतना तो एक टोल टैक्स भी चला जाता है जब आप यहाँ से इस्लामाबाद के लिए जाते हैं। बहरहाल इस पे जो क्लैरिटी थी वो यूसुफ से हमने इस पर ली भी है। मज़ीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। मैं सलीम साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। हमने जब भी देखा है क्रिकेट में, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के खेल को लेकर, तो कभी भी कोई अच्छी बात नहीं की गई, स्पेशली इंडियन मीडिया की जानिब से या उनके बोर्ड की जानिब से। लेकिन जो भी मोदी साहब की पॉलिसीज़ रही हैं, जितनी भी ख़तरनाक रही हैं, उसके बावजूद भी प्लेयर्स में हमने देखा है कि वो अच्छे तरीके से मिलते भी हैं, खेलते भी हैं। अभी भी उस कशीदगी की बात अगर बात की जाए तो जो पाक भारत क्रिकेटर्स हैं, अगर उनकी बात की जाए तो एक होने लगे हैं। जैसे कि अगर हम कैरेबियन लीग की बात करें तो शाहरुख खान की जो टीम है, जो उनकी एक फ्रेंचाइज है, उन्होंने 2 पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं उनको लिया है। इसके साथ साथ वहाँ पर पाकिस्तानी प्लेयर्स और इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो मिलकर खेलेंगे। यकीनन ये एक बड़ी अच्छा तासुर है और बड़ी अच्छी बात है क्रिकेट के लिए भी स्पेशली। देखिए, शाहरुख खान हमेशा जब IPL शुरू हुई थी, पहले सीजन में पाकिस्तानी प्लेयर उसमें थे और कई सारे पाकिस्तानी प्लेयर उनकी टीम कोलकाता नाइट राइडर में थे और उन्होंने बहुत ख्याल रखा था पाकिस्तानी प्लेयर का, बड़ा अच्छा लुक आफ्टर किया, जो अब तक इंटरव्यूज में पाकिस्तानी प्लेयर्स अपने बताते हैं। लेकिन बाद में जो भारतीय गवर्नमेंट ने जब उनका अपना जीना हराम कर दिया शाहरुख का, तो फिर वो भी जरा थोड़ा पीछे हो गए। उनको पता था कि जरा मैं मोहब्बत जताऊंगा तो उनके लिए मसला पड़ जाएगा। उनके बेटे के साथ भी क्या हुआ सब जानते हैं, किस तरह का केस में फंसाया गया था। तो इंडियंस, चाहे वो शाहरुख हो या दूसरे भी कुछ ऐसे हों जो थोड़ी बेहतर सोच रखते हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स उनकी टीमों में खेलें, लेकिन उनकी जो गवर्नमेंट है जाहिर है उससे डरते हैं, उनको रहना वहीं है और काम वहीं करना है, इस वजह से वो दूर दूर रहते हैं। लेकिन अभी कैरेबियन लीग है, होनी भी जाहिर है एक अलग मुल्क है, वेस्ट इंडीज में, वहां पर होनी है, तो इसलिए शायद ये सोच करके इधर इतना मसला नहीं होगा। आमिर को और उस्मान तारिक को लिया गया है जो वहां पर टीम है उनकी। इसमें तो और भी जो लीग है वहां भी सुनने में यही आता है, इसी तरह के लेना चाहते हैं लेकिन डरते हैं अपनी गवर्नमेंट से, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है बड़ी हॉस्टाइल गवर्नमेंट है। ये तो अपने लोगों के लिए ही इतना मुश्किल पैदा कर देती है, अपने लोगों को इतना वो डरा देती है कि वो कुछ भी इस तरह का सोच भी नहीं सकते। अभी देखे ना कि हानिया आमिर की मूवी एक रिलीज होने वाली है दिलजीत के साथ, वो उस पे कितना ज्यादा बैकलैश आया। वो बोला फिल्म की हीरोइन को ही हटा दो भाई, एक 3-2.5 घंटे की फिल्म में हीरोइन को हटा दिया तो 1 घंटे की बचेगी बस। लेकिन उन्होंने फिर भी एक स्टैंड लिया और वो रिलीज कर रहे हैं इंडिया के बाहर। तो हर कोई इस तरह कर नहीं सकता, लेकिन चाहते हैं इंडिया में भी बहुत सारे लोग जो क्रिकेट में भी और मूवीज और ये गानों के हवाले से भी, लेकिन उनकी गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा हॉस्टाइल है, वो अपने लोगों के साथ भी बहुत
उनको इस तरह से तंग करती है मुख्तलिफ चीजों में कि डर के मारे। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट जो है वो ही मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे बनाता है। और करना ये, जिस तरह आप देखें इंग्लैंड में हो रहा है, काउंटी क्रिकेट खेली जा रही है, पाकिस्तानी अब्बास और इंडियन प्लेयर साथ खेल रहे हैं, और जब वो विकेट लेते हैं अब्बास तो इस तरह से हाथ मार रहे होते हैं और आपस में गले मिल रहे होते हैं। तो प्लेयर्स हैं या फनकार हैं वो इस तरह चाहते नहीं है, लेकिन खौफ जो है वो इंडिया के एंड का बता रहा हूँ मैं, वहां पर वो उनको अगर इस तरह से करते रखते हैं। हमारे यहाँ तो खुशकिस्मती से इस तरह नहीं है, हमारे प्लेयर्स को भी नहीं कहा जाता। लेकिन मिस्टर मोदी जो हैं उनकी पॉलिसीज जो हैं वो बड़ी मुख्तलिफ हैं उनकी। तो जाहिर साहब अगर हम सियासी पॉलिसी भी देखें तो जितना पाकिस्तान के बारे में बुरा भला कहा जाए उतनी ही वहाँ पर हौसला अफजाई मिलती है, और यकीनन वो अपने लोगों को भी बड़ा प्रेशराइज करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अब मोहम्मद अब्बास और अगर ईशान किशन की बात की जाए वो भी एक इस काउंटी में इकट्ठे मिलकर खेल रहे हैं, घुल मिल गए हैं, लेकिन यकीनन उनको गुस्सा तो होगा वहाँ पर। हिफ्जा देखें, जिन दिनों भारत जारियत पर उतरा हुआ था और जंग के बादल छाजे गए थे और जंग शुरू हो चुकी थी, और उसमें भी अगर देखा जाए तो उससे पहले अगर उसको तनाज़ुर में देखा जाए, इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी थी तो बीसीसीआई वही पॉलिसी पे अमल करता था जो अजीत शाह और मोदी चाहते थे। क्योंकि जंग के दिनों में ये भी कहा गया था यहाँ पाकिस्तान से कि ये पाकिस्तान और भारत की जंग नहीं है, पाकिस्तान और मोदी की जंग है। क्योंकि मोदी की पार्टी जब भी बरसर इक़्तिदार में आती है इसी किस्म की पॉलिसियाँ सामने आती हैं। शाहरुख का जहाँ तक तल्लक है कि बोल्ड स्टेप लिया है, मैं समझता हूँ कोई ना कोई बैकलैश ज़रूर आएगा वहाँ से, लेकिन उनके दो प्लेयर मोहम्मद आमर उस्मान तारक को लिया उन्होंने कैरेबियन लीज के लिए, और जैसा अभी सलीम खालिक साहब जिक्र भी कर रहे थे, नॉटिंघम शायर की तरफ से मोहम्मद अब्बास और भारत के ईशान किशन है, और वो खेल रहे हैं। प्लेयर खेलना चाहते हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जब यहाँ मीडिया ने शोर मचाया था भाई आपके बाकी स्पोर्ट्स के लिए तो टीमें आ रही हैं, क्रिकेट क्यों नहीं हो सकती, तो फिर उन्होंने कबड्डी टीम को भी वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। इससे पहले अगर आप देखें तो तमाम उनके प्लेयर बाकी टीम में आते थे, सिर्फ क्रिकेट नहीं आती थी। अब हाल ही में क्योंकि जो अगला टूर्नामेंट होना जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप वो भारत में शेड्यूल है, और आज 24 तारीख थी आखिरी जब तक शेड्यूल का ऐलान होना था, वो भी अभी तक नहीं हुआ। और बहरहाल ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है पाकिस्तान के बगैर करें, यहाँ भी FIH वगैरह को एक्शन लेना चाहिए। फिर अगर जैसे क्रिकेट होती है इसी तरह से को भी न्यूट्रल वेन्यू पे ले जाए। ये कैसे पॉसिबल है कि एक मुल्क के साथ तल्लुकात नहीं है, और अगर मोदी साहब या उनकी गवर्नमेंट नहीं चाहती तो पाकिस्तानी टीम वहाँ खेलने के लिए ना जाए। तो मैं समझता हूँ कि जो प्लेयर इस सतह पर हैं उनके आपस में अच्छे मरासिम हैं और वो खेलना भी चाहते हैं आपस में। सिर्फ उनकी पॉलिसियाँ हैं जो इंतहा पसंद है भारत में, उनका प्रेशर ज़रूर होता है बाकियों पर। बिल्कुल थोड़ा ऐड करूँ कि ये जो एशिया कप होने जा रहा है इंडिया में सितंबर में, तो उसके लिए जो ब्रॉडकास्टर है उसने एक पोस्टर शाया किया है जिसमें बाकी साहब में सिर्फ पाकिस्तानी कप्तान वहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये कि उनके जहन में है कि शायद पाकिस्तान की टीम हिस्सा नहीं लेगी या पाकिस्तान टीम को वहाँ पर खेलता हुआ देखना भी नहीं चाहते। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उनकी पाकिस्तान के साथ जो दुश्मनी है खेलों के मैदान में कितनी ज़्यादा सराहनीय करती है। बिल्कुल यूसुफ, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप उसके हवाले से भी अभी प्रॉपर शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, वेन्यू के हवाले से यकीनन भारत तो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो खेले या शामिल हो वहाँ पर। देखिए वहाँ पर 2 इवेंट होने हॉकी के, एक 28 नवंबर से शुरू होगा, 10 दिसंबर तक उसको FIH उसको इंतज़ाम करेगी जूनियर वर्ल्ड कप का, जिसके लिए आज दूसरी बार जिसका जो मैचेस का प्रोग्राम अनाउंस होना था उसको मुलतवी किया गया। इसकी मेन वजह यह कि पाकिस्तान के हवाले से अभी तक जो FIH वो क्लियर ही नहीं है कि पाकिस्तान टीम वहाँ पर खेलेगी नहीं। अगर पाकिस्तान टीम वहाँ पर नहीं खेलती तो फिर क्या FIH उसको किसी और वेन्यू पर मुंतकिल करेगा, जिस तरह हमारे क्रिकेट में हम देख रहे हैं। इसके साथ साथ अगस्त के महीने में वहाँ पर जो एक एशियन कप भी हो रहा है, एशिया कप हॉकी का, जिसके वर्ल्ड कप को हो कल के लिए क्वालिफाई करेगी उसमें टीम, जो उसमें 2 टीम में वो क्वालिफाई करेंगी वर्ल्ड कप के लिए। वो मेंस का है, जो सीनियर टीम उनका है, जबकि एक जूनियर का है। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए एक सख्त चैलेंज है। पाकिस्तान के हॉकी फेडरेशन से अगर बात की, उनका ये कहना है कि जो हमें हुकूमत कहेगी हम तो वही करेंगे। अब ये बात एशियन हॉकी फेडरेशन और FIH के कोर्ट में है कि वो इस जो मसला है इसको किस तरह टैकल करने में कामयाब होते हैं। यकीनी तौर पर खेल एक दूसरे को करीब लाते हैं। अगर जिस तरह क्रिकेट में ये फार्मूला अपनाया गया कि पाकिस्तान की टीम के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर हों, इस तरह हॉकी में भी यकीनी तौर पर FIH और मलेशियन और जो एशियन हॉकी फेडरेशन है उसको वहाँ पर करना चाहिए, ताकि जो खेल हैं ये चलते रहें, इससे सियासत से की नज़र ना हो। सही, ठीक है। यकीनन खेलों को सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए, और खेल यकीनन एक अमन का पैगाम लेकर जाते हैं, लेकिन हमेशा से इंडिया की पॉलिसी जो है वो खेलों को मुतासर करती रही है। हमने अभी इवेंट में भी देखा है, PSL और चैंपियंस ट्रॉफी में भी। लेकिन बहरहाल ये अच्छी चीज़ है जब वो इस कैरेबियन लीग में पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स मिलकर खेलेंगे। बहरहाल सलीम साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच भी जारी है, आज 5वां रोज़ है।
इसमें जो स्कोर रहे, सेंचुरीज बनाई गई जिस तरह से खिलाड़ियों की जानिब से, वो भी हमारे सामने हैं। क्या लगता है स्पेशली अगर हम मॉडर्न क्रिकेट की बात करें तो मॉडर्न क्रिकेट जो है वो कुछ ज़्यादा मॉडर्न नहीं हो गई, नतीजा भी हमारे सामने आ जाता है पहले, और फिर जिस तरह से स्कोर जो है वो जा रहा है। देखिए 371 का टारगेट गालिबन मिला है इंग्लैंड को, और बड़ा पॉजिटिव खेल रहे हैं। पहले ही उन्होंने 250 से ज्यादा रन चाहिए अभी भी जी, 117 कर लिए थे पहले ही सेशन में, और वो कोशिश पूरी करेंगे। इंग्लैंड की टीम जिस तरह की क्रिकेट खेलती है वो कोशिश पूरी करेंगे, और कोई वही नहीं कि वो हदफ हासिल भी कर लें, क्योंकि जिस तरह का उनका स्टाइल है बेसबॉल, एक टेस्ट क्रिकेट में वो तेज क्रिकेट को लेकर आए, तो कोई उनसे वो नहीं। और पिच भी जिस तरह लग रहा है कि बिल्कुल आसान है, बैटिंग करना उसमें आसान है, स्ट्रोक प्ले आसान है, और बड़ा अच्छा आगाज भी लिया है क्रॉली ने और डकेट ने, दोनों बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ ये, और बैट्समैन हावी रहे, बड़ी बड़ी इनिंग्स भी खेलने को मिली। और देखें इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट असल जो पसंद की जाती है वो इंग्लैंड में ही है, और वो लोग सही मानों में उसको टेस्ट क्रिकेट को अहमियत देते हैं। और मैंने इंग्लैंड में जैसे पहले भी एक बार जिक्र किया था, वहां पर टेस्ट मैच के टिकट भी ब्लैक होते हुए देखे हैं, तो वहां तो बहुत ज्यादा, और शायद उसकी वजह ये भी होगी क्रिकेट इतनी अच्छी होती है वहां पर के लोग इंटरेस्ट लेते हैं, और इंडिया के भी बहुत ज्यादा वहां पर जो इंडियन टीम को पसंद करते हैं लोग मैच देखने के लिए जाते हैं। और कहा जा रहा था कि शायद इंडिया की टीम अपने जो 2-3 मेन प्लेयर हैं बाहर हुए हैं, रोहित कोहली भी नहीं है, उसके बाद शायद कमजोर नजर आए, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया, क्योंकि उनकी जो बेंच स्ट्रेंथ है हमेशा से तैयार रही, और वो मौके देते रहे भी यंग लड़कों को। तो आए, उन्होंने नया कप्तान, सब कुछ नया, लेकिन देखें अच्छा परफॉर्म वो लोग कर गए, और इंग्लैंड ने भी उनको टक्कर का जवाब दिया। बहुत इंटरेस्टिंग मैच इस वक्त जारी है, और 2 सेशन बाकी हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई वही नहीं, इंग्लैंड जीत भी जाए। बिल्कुल जाहिद साहब, जैसे कि हम ब्रेक में भी गुफ्तगू कर रहे थे, आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है, किसका पलड़ा भारी है या ड्रॉ लगता है आपको? देखिए इंडिया की टीम जब आई थी यहाँ पे तो इंडियन मीडिया खुद भी कह रहा था और इंग्लिश मीडिया भी कह रहा था, विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद शामी जैसे तजर्बाकार एक्सपीरियंस जो प्लेयर थे उनकी टीम में नहीं है। और फिर ख़ास तौर पर शुभमन गिल जो है हमेशा ओपनिंग करते आए हैं, उन्होंने इस टेस्ट मैच में खुद को पीछे ले गए और वो ओपनिंग पे नहीं आए, लेकिन 5 सेंचुरियाँ बन चुकी हैं। जो स्मार्ट क्रिकेट या मॉडर्न डे क्रिकेट जिसको नाम दिया जाता है वो यही नाम है। मैं समझता हूँ कि अगर इंडियन टीम पहली इनिंग्स में अच्छी फील्डिंग कर जाती, हैरी ब्रो को 2-3 चांस दिया और 99 कर गए, और अच्छी फील्डिंग होती तो वो कम स्कोर पे इंग्लैंड की टीम आउट हो सकती थी। सिर्फ 6 रन की बढ़तरी लेने में कामयाब हुए। अब जहाँ तक मैच हो चुका है 117 रन बन चुके हैं, 254 रन की ज़रूरत है, और बाकी जो क्योंकि जितना टाइम बाकी है इंटरेस्टिंग होगा। और मैं नहीं समझता कि इंग्लैंड जो आसानी के साथ उनकी अगर विकटें नहीं गिरेंगी, प्रेशर नहीं होगा, फिर वो जीत की तरफ लाजमी जाएंगे। पहली इनिंग्स में बुमराह ने, जसप्रीत बुमराह के बारे में कहा जाता था जो फिटनेस मसाइल से उलझते हुए वापस आए हैं, कि उनको 5 टेस्ट पूरे के पूरे नहीं खिलाए जाएंगे, उनको टेस्ट खिलाया जाएगा, फिर आराम भी दिया जाएगा। पहली इनिंग्स में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 5 विकेटें ली। आज अभी तक तो वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन 1-2 विकेटें गिरने के बाद तो कुछ प्रेशर आ सकता है इंग्लैंड पे, लेकिन अगर विकेटें जल्दी नहीं गिरती तो इंग्लैंड जो है जीत की तरफ जरूर जाएगा। बिल्कुल, लंच ब्रेक के बाद ये मैच दोबारा से शुरू हुआ है और अब 121 रन बना लिए इंग्लैंड ने, लेकिन अच्छी बात है कि अभी तक विकेट कोई गिरी नहीं है, और इस वक्त जैक क्रॉली और बेन डकेट इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। जाहिद साहब, प्रोग्राम में जाते जाते जानना चाहूंगी, जो रियल मैड्रिड की अगर हम बात करें तो उनके एक इंग्लिश फुटबॉलर हैं बेलिंगम, उन्होंने अमरीकी ग्राउंड्स पर तनकीद की है, क्या वजह है इस बात? देखें, क्लब फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है ना उसका मेज़बान अमेरिका है, क्योंकि अगले साल जो वर्ल्ड कप होना है वो 3 मुल्कों में होगा, अमेरिका में, मैक्सिको में और कनाडा में। इसके लिए इसमें 32 टीमें शामिल हैं, और बेलिंगम जिस प्लेयर का आप जिक्र कर रहे हैं, इंग्लिश फुटबॉलर है, उनका स्ट्राइकर है, मिडफील्डर है, उसने ग्राउंड्स पे बड़ा एतराज़ किया है। उसने कहा ग्राउंड्स की ये हालत है कि हर प्लेयर के इंजर्ड होने का खतरा है। मेरा ख्याल है बड़ा अलार्मिंग है फीफा के लिए भी, प्लेयर की फिटनेस मसाइल पर बड़ा मुतासर कर सकती है उसको। इसके साथ साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।